戦わなければ勝てない。戦え、戦え。सोचो एक दुनिया जहाँ इंसान दीवारों के अंदर रहते हैं, बेहद बड़ी, बहुत ऊंची दीवारें। और ये दीवारें सिर्फ पत्थर की नहीं है, ये उनकी सरहद है, उनकी ज़िंदगी है, उनकी पूरी दुनिया है। बाहर क्या है कोई नहीं जानता, या शायद जानना चाहता ही नहीं, क्योंकि जो बाहर है वो इंसान नहीं खाता, वो चीज़ खाती है इंसानों को। उन्हें टाइटन्स कहते हैं। विशाल, बेहुदा, बिना किसी वजह के इंसानों को खाने वाली मखलूक। कोई इसके पीछे मकसद नहीं, कोई भूख नहीं, बस खाते हैं। और इसी दुनिया में एक छोटा सा लड़का रहता है, एरेन येगार, सिगानसिना डिस्ट्रिक्ट में, अपनी माँ के साथ, अपने दोस्त आर्मिन के साथ, अपने नेबर मिकासा के साथ। वो एक सपना देखता है, दीवारों के पार जाने का, आज़ादी का सपना, बाहर की दुनिया देखने का सपना। उस दिन तक सब ठीक था, जब तक वो नहीं आया। इस सब की शुरुआत होती है आज से करीब 2000 साल पहले, एक छोटी सी लड़की से, जिसका नाम था यमीर। यमीर कोई खास नहीं थी, वो एक गुलाम थी, एक ऐसी कौम की गुलाम जिसे एल्डियंस कहते थे। उनके गांव पर हमला हुआ, उनके माँ बाप मार दिए गए और उनके ज़बान काट दिए गए ताकि वो बात न कर सके। ये इंसान थे और इंसान ही दूसरों पर जुल्म करते थे। एक दिन गांव से एक सूअर भाग गया, तो गांव के मालिक ने, जिसका नाम था फ्रिट्ज, उसने यमीर को दोषी ठहराया और उसे सजा दी कि उसे वफादार शिकारी कुत्ते के साथ जंगल में भगा दिया, जैसे किसी जानवर का शिकार करते हैं। यमीर भागी, जख्मी, थकी, अकेली। एक बहुत बड़े दरख्त के अंदर एक खाई थी, उसमें वो गिर गई और उसमें थी सबसे पुरानी चीज़, एक अजीब सा जीभ, और वो उसमें घुस गई। और फिर जो हुआ वो इंसानी तारीख का सबसे बड़ा मोड़ था। यमीर टाइटन बन गई, पहली टाइटन, सबसे बड़ी, सबसे ताकतवर। और वो वापस आई फ्रिट्ज के पास, क्योंकि गुलाम वापस ही आते हैं। यमीर ने अपनी ताकत फ्रिट्ज को दी। उसने उसके लिए ज़मीन जोती, दुश्मनों को हराया, शहर बसाए। उसने फ्रिट्ज के 3 बच्चे भी पैदा किए। उनका नाम था मारिया, रोज़ और सीना। वही 3 नाम जो बाद में 3 दीवारों को मिलेंगे। और 13 साल बाद एक दिन फ्रिट्ज पर कातिल ने हमला किया। यमीर ने अपनी जान देकर उसे बचाया, मगर वो खुद मर गई। एक ऐसी लड़की जो कभी आज़ाद नहीं रही, जीते जी भी नहीं, मरने के बाद भी नहीं, क्योंकि मरने के बाद भी उसकी रूह एक अजीब जगह में कैद हो गई। पाथ्स, एक ऐसे जगह जहां वो अगले 2000 साल तक दूसरों के लिए टाइटन्स बनाती रही, सिर्फ इसीलिए कि उसने एक जालिम आदमी से प्यार किया था, या शायद इसीलिए कि आज़ादी का रास्ता उसे कभी मिला ही नहीं था। और फ्रिट्ज ने, उसने अपनी बेटियों को अपनी माँ का जिस्म खाने पर मजबूर किया, ताकि टाइटन की ताकत ज़्यादा ना जाए। यही थी दुनिया की सबसे पहली और सबसे बड़ी ज़्यादती। यमीर के मरने के बाद उसकी ताकत 9 हिस्सों में बांट गई, 9 अलग अलग टाइटन्स। और इन्हीं 9 टाइटन्स को लेकर एल्डियंस ने दुनिया पर राज किया सदियों तक। ये एक एम्पायर था, एल्डियन एम्पायर।
जिन्होंने मार्ले से लेकर आगे तक सब कुछ जीता, लेकिन जब भी कोई ताकत इतनी बड़ी हो जाती है तो अपने आप ही बोझ से टूट जाती है। सदियों बाद एक नया बादशाह आया, कार्ल फ्रिट्ज, एक नया एल्डियन राजा। वो अकेला इंसान था जो एक्चुअली शर्मिंदा था अपने लोगों के किए से। उसने सोचा, हमने जो किया है वो गलत है, हमने दुनिया पर बहुत जुल्म किया। उसने एक अजीब फैसला किया। उसने मार्ले को जीतने दिया। अपनी अपनी ही हुकूमत टूटी और अपने लोगों को लेकर वो एक दूर आइलैंड पर चला गया जिसका नाम था पैराडाइस आइलैंड। और वहाँ उसने उसी फाउंडिंग टाइटन की ताकत से हजारों टाइटन्स को पहाड़ों में बंद कर दिया, 3 दीवारें बना दी और अपने लोगों की याददाश्त मिटा दी ताकि वो सोचे कि दुनिया में सिर्फ यही है, वर्ल्ड्स के अंदर सिर्फ वो है, बाहर सब खत्म हो गया। ये झूठ था, मगर कार्ल फ्रिट्ज ने सोचा ये झूठ लोगों को जिंदा रखेगा, अमन रखेगा, और अगर दुनिया ने पैराडाइस पर हमला किया तो ये हजारों बड़े टाइटन्स वॉल तोड़कर निकलेंगे और दुनिया तबाह हो जाएगी। ये था डिटरेंट। मगर सच ये था कि कार्ल फ्रिट्ज का दिल पूरा पेसिफिस्ट हो गया था। वो कभी ये टाइटन्स छोड़ना ही नहीं चाहता था, और एलियंस जो बाहर रह गए मार्ले में, उन्हें घेटों में बंद कर दिया गया, डेविल की औलाद कहा गया, उन्हें बार बार ह्यूमिलिएट किया गया, जेनरेशंस तक। इसी घेटों में मार्ले के शहर लिबेरियो में एक लड़का पैदा हुआ, ग्रीसा येगर। ग्रीसा के बापूजी काफ़ी समझदार थे। उनका कहना था हमें जो मिला है उसी में जीना चाहिए। मार्लियंस को गुस्सा मत दिलाओ, सर झुकाओ, जिंदा रहो। मगर ग्रीसा का दिल अलग सोचता था, क्योंकि एक दिन जब वो बहुत छोटा था वो अपनी छोटी बहन फाये को लेकर दीवार से बाहर निकल गया था, सिर्फ एक ब्लिम्प, एक उड़ता हुआ जहाज देखने के लिए। मार्लियन अथॉरिटीज ने उन्हें पकड़ा। ग्रीसा को वापस भेजा गया, मगर फाये कभी वापस नहीं आई। बाद में पता चला कि एक मार्लियन ऑफिसर ने उसे अपने कुत्तों को खिला दिया था, एक 8 साल की बच्ची, सिर्फ इसीलिए कि वो एल्डियन थी। ग्रीसा कभी वो भूल नहीं पाया। वो बड़ा हुआ, डॉक्टर बना, मगर अंदर की आग नहीं बुझी। फिर उसकी मुलाकात एक ग्रुप से हुई, एल्डियन रिस्टोरेशनिस्ट्स। वो लोग जो समझते थे कि दुनिया का सच कुछ और है, कि एल्डियन हिस्ट्री वो नहीं जो मार्ले ने पढ़ाई। ग्रीसा इस ग्रुप में शामिल हुआ। वहाँ उसने एक औरत से मोहब्बत की, डीना फ्रिट्ज, रॉयल एल्डियन फैमिली की आखिरी वारिस, जो मार्ले में रह गई थी। दोनों में प्यार हुआ, शादी हुई और एक बेटा आया, जिक। ग्रीसा का सपना था कि जिक मार्लियन वॉरियर्स में शामिल होगा, अंदर से तोड़ेगा सब कुछ, एलियंस को आज़ाद करेगा। मगर ये प्लान नासफल रहा, क्योंकि जिक सिर्फ 7 साल की उम्र में अपने माँ बाप की खुद मुहब्बरी कर दी। खुद अपने दादा दादी को बचाने के लिए उसने अपने माँ बाप को मार्लियन अथॉरिटीज़ को बता दिया। ग्रीसा और डीना पकड़े गए। उनके साथियों को पैराडाइस आइलैंड के बाहर ले जाया गया। उन्हें टाइटन बनाकर दीवार के ऊपर से छोड़ दिया गया। माइंडलेस टाइटन्स, वो लोग जो कभी इंसान थे, एक एक करके टाइटन बने और पैराडाइस के जंगल में भटकते रहे। ग्रीसा की बीबी डीना वो भी टाइटन बन गई, वो स्माइलिंग टाइटन जो बाद में, मगर वो बाद की बात बाद में की जाएगी। ग्रीसा को एक आदमी ने बचाया, एरेन क्रूगर, जो असल में एक एल्डियन स्पाई था मार्लियन गवर्नमेंट में। क्रूगर ने ग्रीसा को अटैक टाइटन की ताकत दी और एक मिशन, पैराडाइस आइलैंड जाओ
वहाँ जो रॉयल फैमिली छिपी है, रईस फैमिली, उनसे फाउंडिंग टाइटन छीन लो। ग्रीसा गया, पैराडिस में डॉक्टर की लाइफ बसाई, एक नई औरत से प्यार किया, कार्ला, और उनका एक बेटा हुआ जिसका नाम रखा एरेन। साल 845, सिगानसिना डिस्ट्रिक्ट। एक खूबसूरत सुबह। एरेन अपनी माँ के साथ था, आर्मीन अपनी किताब में था, सब कुछ नॉर्मल था। फिर ज़मीन कांपी। एक ऐसी ताकत जो दुनिया ने काफ़ी वक्त से नहीं देखी थी। पहली दीवार, वालमारिया के ऊपर एक देवगिरी का उठा, एक बेहुदा विशाल टाइटन, कोलोसल टाइटन। उसने दीवार पे लात मारी और दीवार टूट गई, और पीछे से आया आर्मर टाइटन, बुलेट प्रूफ, पक्का, जो स्ट्रेट दूसरी जगह से दीवार से टकरा गई। दोनों दीवारें टूट गई और हजारों टाइटन्स अंदर आ गए। भागम भाग, लोग भाग रहे थे, कोई संभाला नहीं, कोई सुरक्षा नहीं। कार्ला येगार, एरेन की माँ, वो वहाँ फंसी थी। मकान गिर गया, वो निकल नहीं सकी थी। एरेन और मिकासा वहाँ पहुँचे। माँ ने कहा भागो, मगर एरेन नहीं भागा। वो वहाँ खड़ा रहा, हाथ फैलाए, माँ को निकालने की कोशिश करता रहा। तब एक टाइटन आया। वो एक मुस्कुराता हुआ टाइटन था और उसने कार्ला को उठाया और खा गया एरेन की आंखों के सामने। हांस, जो एक सिपाही था, उसने एरेन और मिकासा को खींचकर भगा दिया। एरेन सिर्फ देख सकता था। रोने से ज़्यादा, चिल्लाने से ज़्यादा उसने कुछ और फील किया, एक ऐसी नफरत जो शुरुआत थी। रात को जब सब सेटल हुआ, ग्रीसा वापस आया कुछ घंटे के लिए। उसने एरेन को बेसमेंट की चाबी दी। हाँ, अंदर मत जाना जब तक मैं ना बोलूं। फिर कुछ हुआ जिसे हम बाद में समझेंगे। ग्रीसा ने एरेन को अपनी ताकत दी, अटैक टाइटन, और ग्रीसा चला गया सदा के लिए, क्योंकि उसकी ताकत अब एरेन में थी और उसकी उम्र सिर्फ 13 साल रह गई थी। एरेन बेहोश हुआ। उठने के बाद वो सिर्फ इतना जानता था, एक दिन वो इन सब टाइटन्स को मार देगा, एक एक करके। कुछ साल गुजरे। एरेन, मिकासा और आर्मीन सार्वे कॉर्प्स में शामिल हुए। इंसानियत की आखिरी उम्मीद, जो लोग दीवार के बाहर लड़ते हैं, जो टाइटन्स का सामना करते हैं। छोटे छोटे लड़के लड़कियां सब सपने देखते थे, सब डरने के बावजूद आगे बढ़ते थे। और फिर एक दिन जब सब लड़ रहे थे, टाइटन के हाथ में घिरे एक खुफिया मिशन में रेइनर ब्राउन ने एरेन का हाथ पकड़ा और कहा, मुझे सुनो, मैं आर्मर टाइटन हूँ और बर्थोल्ड वो कोलोसल टाइटन है। ये वर्ड सुनने के बाद एरेन कुछ देर के लिए सोचता रहा, जैसे उसका दिमाग मान नहीं रहा था, क्योंकि ये उसी रेइनर की आवाज़ थी जिसे वो भाई मानता था, जिसने उसे सरवाइव करना सिखाया था, जिसने उसका हाथ पकड़ा था मुश्किल वक्त में। रेइनर और बर्थोल्ड वो टाइटन्स थे जिन्होंने सिगानसिना तोड़ा था, जिन्होंने एरेन की माँ की मौत का रास्ता खोला था। वो दोनों जासूस थे, मार्ले के वॉरियर्स, जो पैराडिस में छुपे थे फाउंडिंग टाइटन ढूंढने के लिए। उनका दिल बुरा नहीं था, उन्हें भी डर था, उन्हें भी दर्द था, मगर उन्होंने वो किया था। ये मोमेंट अटैक ऑन टाइटन का सबसे दर्दनाक मोड़ था,
क्योंकि दुश्मन बाहर नहीं था, दुश्मन अपना था, जो साथ सोया था, साथ खाया था, साथ लड़ा था। और एरेन फूट फूट के रोया नहीं, उसने रेइनर पर हमला किया, क्योंकि एरेन के पास दर्द को आंसू में बदलने की ताकत कभी नहीं रही। कई मुश्किलों के बाद कुछ साल और गुजरे। एरेन की ताकत बढ़ती रही। उसने सीखा टाइटन को कंट्रोल करना, अटैक करना, हर्डन करना। कभी पूरी तरह नहीं, मगर सीखा। फिर आया वो दिन, सर्वे कॉर्प्स ने सिगानसिना वापस जीता, घरों को, अपनी तबाह शहर को। और वहाँ ग्रीशा का घर उसी बेसमेंट तक पहुंचे जिसके बारे में एरेन सालों से सोचता आया था। वहां 3 किताबें मिली, तीनों ग्रीशा की लिखी हुई, और उनमें था पूरी दुनिया का सच कि पैराडाइस एक आइलैंड है, बाहर दुनिया अभी भी जिंदा है, वहां लोग हैं बेहतरीन टेक्नोलॉजी के साथ, जहाज है, हवाई जहाज हैं, और ये लोग पैराडाइस को एक बुरी नज़र से देखते हैं। एल्डियंस को टाइटन की औलाद समझते हैं। और सबसे बड़ी बात, जो टाइटन्स पैराडाइस के बाहर भटके हैं वो इंसान है। एक एक टाइटन कभी कोई इंसान था, कोई बाप था, कोई भाई था, कोई बहन थी। मार्ले उन्हें यहाँ भेजता था सज़ा के तौर पर। ये सच जानते ही दुनिया बदल गई एरेन के लिए, पूरी सी। क्योंकि अब दुश्मन टाइटन्स नहीं थे, दुश्मन वो सिस्टम था, वो दुनिया थी, वो इंसान थे जो बाहर थे और जो चाहते थे कि एल्डियंस हमेशा के लिए दब के रहे। चार साल बाद एरेन वो एरेन नहीं था। एक बार एक ऐसा बंदा जिसके आंखों में आग थी दुश्मनों के लिए, वह एक ऐसा इंसान था जिसके आंखों में कुछ और था। एक अंधेरा, एक गहरी खामोशी। वो ज़्यादा बोलने से बाज आया था। आर्मिन से दूर, मिकासा से दूर। मार्ले गया, सीक्रेटली, अकेले। उसने एक ही तरफ से पूरी प्लानिंग की, अपने दोस्तों को भी नहीं बताया। मार्ले में जहाँ एल्डियंस घेटों में रहते थे, वहाँ एक फेस्टिवल था और एरेन ने मार्ले पर हमला किया, खुद टाइटन बनकर, सिविलियंस के बीच में। ये वो एरेन नहीं था जो दीवारों के अंदर पला था, ये कुछ और था। उसने वॉरहेमर टाइटन की ताकत हासिल की, मार्ले की सबसे खास ताकत। उसने आर्मिन और बाकी दोस्तों को फोर्स किया कि वो उसे रेस्क्यू करे, और फिर सबको अपने साथ पैराडाइस लाया। मगर उस दिन से हर कोई समझ गया था कि एरेन अपना रास्ता खुद चुन चुका था, और वो रास्ता अकेला था। फिर उसने कुछ और किया। ज़ीक येगर, जो उसका सौतेला भाई था, जो मार्ले का सबसे खास वॉरियर था और 20 टाइटन की ताकत रखता था, उनसे चुपचाप मिल गया, एक प्लान बनाया। मगर ये प्लान का सच सिर्फ एरेन जानता था। ज़ीक का प्लान था कि फाउंडिंग टाइटन की ताकत से सारे एल्डियंस को स्टेरिलाइज कर दिया जाए, ताकि अगली जनरेशन टाइटन ही ना बन पाए। टाइटन की निर्दोष रेस यहाँ ख़त्म हो जाए और दुनिया को खतरा न रहे। एरेन ने कहा, ठीक है, मगर दिल में कुछ और था। जिस दिन एरेन ने फाउंडिंग टाइटन की ताकत हासिल की, पाथ्स में, उस अजीब स्पिरिचुअल डायमेंशन में, उसने ymir फ्रिट्ज को देखा। 2000 साल से कैद एक लड़की,
जो सिर्फ एक सवाल का जवाब ढूंढ रही थी, कोई मुझे आज़ाद करो। जिक वहाँ था। उसने कहा, यमीर हमारे साथ है, स्टेरिलाइजेशन प्लान अप्रूव करो, ये सब बंद करो। मगर एरेन ने यमीर की आंखों में देखा और समझ गया। वो औरत 2000 साल से टाइटन बना रही थी, क्योंकि उसने प्यार किया था उस जालिम फ्रिट्ज से। वो एक ऐसी औरत थी जिसने अपनी पूरी एग्जिस्टेंस किसी और के लिए जी थी। उसने कभी खुद के लिए कुछ नहीं मांगा। एरेन ने कहा, यमीर, तुम्हें कोई हुक्म नहीं देता, तुम्हें किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं, तुम खुद डिसाइड करो। और यमीर पहली बार 2000 साल बाद उसने अपना फैसला किया। उसने एरेन की मदद की। फाउंडिंग टाइटन जाग गया और रंबलिंग शुरू हुआ। दीवारें टूट गई। हजारों कोलोसल टाइटन्स जो सदियों से पैराडाइस के वर्ल्ड्स में कैद थे, वो सब बाहर आ गए। एक एंडलेस सुनामी ऑफ टाइटन्स दुनिया की तरफ मार्च करते हुए। और वो कौम जो एल्डियन से नफरत करती थी, हर वो ज़मीन जो पैराडाइस की दुश्मन थी, सब कुछ ख़त्म करने की तरफ। आर्मिन, मिकासा, जॉन, कॉनी सब बेहोश हो गए ये देख के। ये वो नहीं था जो उन्होंने सोचा था, ये जेनोसाइड था। ये वो दोस्त नहीं था जिसे वो जानते थे। मगर एरेन रुका नहीं। फिर हुआ वो जो शायद हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ था। दुश्मन एक साथ लड़े। पैराडाइस के सोल्जर्स, मार्ले के वॉरियर्स, रेइनर आर्मर टाइटन वाला जो एरेन का दुश्मन था, जो एरेन की माँ की मौत का जिम्मेदार था। एनी, जॉन, कॉनी, लीवाई, हांजे सब मिलके। हांजे जो सार्वे क्रॉप्स की कमांडर, उन्होंने अपनी जान दी ताकि बाकी टीम आगे जा सके। वो अकेले टाइटन्स के सामने खड़ी रही और वो गिरी, मगर टीम आगे गई। पाथ्स में आर्मिन ने जीक से बात की और जीक को, जो सालों से अपने बाप ग्रिसा से नफरत करता था, जो सोचता था सबने उसे यूज़ किया, आखिरी बार आर्मिन ने एक बात कही, जिंदगी में एक चीज़ के लिए ही काफ़ी है, वो है अनमोल लम्हे जो हम जीते हैं। और जीक को समझ आया। उसने अपनी जान दी आर्मिन के लिए। आर्मिन कोलोसल टाइटन बना। और इस सब के बीच मिकासा, वो लड़की जो सालों से एरेन से प्यार करती थी, जो उसकी हिफाजत के लिए जीती थी, उसे अंदर जाना था एरेन के पास। और वो गई। एरेन पाथ्स में मिला आर्मिन को आखिरी बार। वहाँ उसने सब कुछ सच बोला कि उसने ऐसे किया क्योंकि वो चाहता था कि उसके दोस्त जिए, कि रंबलिंग को 80% पर रोकने के लिए ही शुरू किया, ताकि दुनिया इतनी कमज़ोर हो जाए कि पैराडाइस पर कभी हमला करने की सोच न सके, कि उसे पता था उसके दोस्त उसे रोकेंगे। यही प्लान था। मगर वो रोया भी, एक बच्चे की तरह। मैं नहीं मरना चाहता, मैं मिकासा के साथ रहना चाहता था, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता था। और आर्मिन ने ये सुना, रोया, दोनों रोए। मिकासा पहुंची एरेन के पास। अंदर उसकी पूरी जिंदगी की यादें थी। स्कूल के दिन, घर के दिन। वो दीवार के नीचे बैठे घबराते वक्त एरेन ने कहा था कि दुनिया खूबसूरत है, और उसने एरेन का सर काट दिया और उसे अपने सीने में लगाया। एक बार, आखिरी बार, और एक बार। फिर एरेन येगर मर गया और दुनिया के सारे टाइटन्स, सब कुछ एक पल में ख़त्म हो गया।
सभी एल्डियंस जो टाइटन थे इंसान बन गए। टाइटन का साया जो 2000 साल से छाया था दुनिया पर, वो हट गया। अब हम बात करते हैं एरेन येगर असल में था कौन। एक ऐसे इंसान के बारे में जिस पर साइकोलॉजिकल एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो सिर्फ एनिमे का एक कैरेक्टर नहीं, वो एक आईना है। एरेन की पहली ट्रॉमा थी अपनी माँ की मौत। उस लम्हे में जो चीज़ जीवी थी वो सिर्फ नफरत नहीं थी, वो हेल्पलेसनेस थी। एक 10 साल का बच्चा जो हाथ फैलाता रहा और कुछ न कर पाया। साइकोलॉजिस्ट्स कहते हैं कि इस तरह की हेल्पलेसनेस इंसान के अंदर एक वुंड क्रिएट करती है। कंट्रोल पाने की ज़रूरत, हर चीज़ कंट्रोल करने की ज़रूरत, कभी फिर हेल्पलेस ना होने की ज़रूरत। यही एरेन की पूरी जर्नी का कोर था। वो कभी हेल्पलेस नहीं होना चाहता था, और जब दुनिया ने उसे बार बार प्रूव किया कि वो हेल्पलेस है, कि टाइटन्स इंसान है, कि दुनिया ज़्यादा बड़ी और बड़ी है, कि कोई भी सेफ नहीं, तो उसने अपनी ताकत यूज़ करना शुरू किया एक्सट्रीम तौर पर। फिर आया फोरसाइट का कर्स। अटैक टाइटन की एक ख़ास ताकत होती है, वो फ्यूचर यादें देख सकता है। एरेन ने जाना कि क्या होगा। उसने अपनी बाप ग्रिसा को देखा, उसकी यादें, अपने आप को ऑर्डर्स देते हुए। ये टेम्पोरल पैराडॉक्स था। उसने खुद को फ्यूचर में देखा, और इस सब ने उसकी थिंकिंग को और भी रिजिड बना दिया। ये होना ही है। मैं ये रोकने की कोशिश करता हूँ मगर नहीं रोक सकता। साइकोलॉजिकली ये एक डिसोसिएशन था, अपने एक्शंस को प्री डिटरमाइंड मानना ताकि गिल्ट कम हो। मगर डेप्थ में एरेन को भी पता था कि वो चूज कर रहा था, और यही उसकी असली ट्रेजेडी थी। एरेन का एक और पहलू था, लोनलीनेस। सीजन 4 में एरेन ने खुद को सबसे अलग कर दिया, मिकासा से, आर्मिन से। ये वो करता है जो बहुत से लोग करते हैं जब वो कोई बड़ा और दर्दनाक फैसला करते हैं, डिस्टेंस क्रिएट करते हैं। क्योंकि अगर वो लोगों से दूर रहेगा तो उन्हें दर्द देने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मगर दर्द तो दिया। एरेन विलन था? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मगर वो हीरो भी नहीं था, वो कुछ और था। एक ट्रैजिक फिगर, एक ऐसा इंसान जो जेन्युइनली अपने लोगों से प्यार करता था, जेन्युइनली उन्हें बचाना चाहता था, मगर जो तरीका उसने अपनाया वो सही नहीं था। इसायामा जो क्रिएटर है, इन्होंने कभी कहा था कि एरेन एक ऐसा कैरेक्टर है जो हम सब के अंदर छिपा हुआ है। हम सब के अंदर एक एरेन है जो गुस्सा है, जो हेल्पलेस फील करता है, जो चाहता है कि सब कुछ ठीक हो जाए, और अगर नहीं हुआ तो वो खुद ठीक करेगा, चाहे कुछ भी हो। ये डेंजरस इम्पल्स है, और इसायामा ने ये दिखाया कि इस इम्पल्स को अनलिश करने का क्या नतीजा होता है। और मिकासा के बारे में, उसने एरेन को मार दिया क्योंकि वो जानती थी कि ये सही था। एक ऐसी औरत जिसने अपनी पूरी ज़िंदगी एक इंसान की हिफाजत में लगा दी, उसने अपने हाथों से वो इंसान लिया, अपने सीने से लगाया और फिर जवाब दिया। ये सिर्फ प्यार नहीं था, ये सैक्रिफाइस था, सबसे बड़ा। तो आखिर में क्या मिला? आज़ादी। दुनिया अभी भी वही थी, जख्मी। काफ़ी कंट्रीज तबाह हो गई थी, लोग मरे थे बहुत ज़्यादा, और दुनिया ने पैराडाइस के एलियंस को माफ़ी नहीं दी। कुछ साल बाद मंगल के एंडिंग में
पैराडिस पर एक और जंग छिड़ गई। एक साइकिल फिर शुरू हो गई। मगर और ये अटैक ऑन टाइटन का सीधा जवाब नहीं, सीधा सवाल है। क्या आज़ादी मिलना पॉसिबल है? क्या कोई सच बात है जिसे परमानेंट पीस कहते हैं? ईसायामा का जवाब शायद नहीं। इंसान लड़ते रहे, नस्लें आती रही, जंग आती रही, नए टाइटन्स आते रहे, चाहे वो असली टाइटन्स हो या कोई आइडियोलॉजी के फॉर्म में। मगर एक चीज़ मिली, उस दुनिया में जहाँ टाइटन्स हमेशा से थे, अब टाइटन्स नहीं रहे। आर्मिन, जो सबसे ज़्यादा डर के बावजूद सबसे ज़्यादा ब्रेव था, वो जिंदा था और वो दुनिया को सच बताने की कोशिश कर रहा था, पूरी तरह। कोई प्रोपेगेंडा नहीं, कोई झूठ नहीं। मिकासा, जो एक पेड़ के नीचे एरेन को दफनाती है एक छोटे से गांव में, वो जिंदा थी। एक नॉर्मल जिंदगी। वो एक और इंसान के साथ थी, खुश थी शायद, और एरेन की कब्र पर फूल रखने आई। यही थी मिकासा की आज़ादी, जिंदा रहना, आगे बढ़ना। एरेन की मर्जी थी यही। और एरेन येगर, उस लड़के ने जो एक पेड़ के नीचे अकेला बैठा था एक दोस्त के साथ और सपने देखे थे कि काश मैं पंछी होता, काश मैं उड़ा होता, काश मैं बाहर जाता। आखिरी में शायद एक पल के लिए आज़ाद था, सिर्फ एक पल, पहली बार और आखिरी बार भी। अटैक ऑन टाइटन एक कहानी नहीं है, ये एक सवाल है कि क्या इंसान बदल सकता है? कि क्या गुलामी, चाहे वो असली गुलामी हो या अपनी नफ्सियत की गुलामी या नफरत की गुलामी, क्या वो टूट सकती है? कि क्या प्यार काफ़ी होता है दुनिया बचाने के लिए, या कभी कभी प्यार ही दुनिया तोड़ता है? और शायद, सिर्फ शायद, जवाब यह है कि हम कोशिश करते हैं, आर्मिन की तरह, हांजी की तरह, हिस्टोरिया की तरह, कि सच बोलते रहे जब सब झूठ बोल रहे हो, कि इंसान को इंसान समझते रहे, चाहे वो कहीं का भी हो। यही था अटैक ऑन टाइटन, यही था एरेन येगर, यही थी ymir की कहानी, यही थी आज़ादी की तलाश, जो शुरू भी हुई थी छोटे से लड़के की आंखों में और ख़त्म भी वही। 俺はここに来て毎日思う。なんでこんなことになったんだろうって。心も体も蝕まれ、徹底的に自由を奪われ、自分自身も失う。こんなことになるなんて知っていれば誰も戦場なんか行かないだろう。でもみんな何かに背中を押されて地獄に足を突っ込むんだ。大抵その何かは自分の意志じゃない、他人や環境に強制されて仕方なくだ。ただし自分で自分の背中を押した奴の見る地獄は別だ。その地獄の先にある何かを見ている。それは希望かもしれないし、さらなる地獄かもしれない。それは進み続けた者にしかわからない。